तो आज आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं द हीटिंग लॉ ऑफ जूल, जूल का तापन नियम, जिसके अंदर ये जो लॉ आता है ये बच्चों के लिए बहुत काम का सिद्ध होने वाला है। अक्सर इस बार क्वेश्चन के अंदर इसके लिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसके अंदर जो आपको देखना है ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है। जो इसका जो तापन नियम है उसको मैं आपको रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूस ने जो लॉ दिया है वो दिया क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। देखो, आपको पता है मैंने अगले वीडियो के अंदर आपके जो पिछले वीडियो उसमें मैंने बताया था रेजिस्टेंस, जिसको अपन कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है, आपको मैंने बताया था कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन होता है? चांदी होती है। क्या होती है? चांदी। क्यों? क्योंकि चांदी के अंदर जितना आप करंट का फ्लो करेंगे वो उतना करंट उसके अंदर फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होती है, प्रतिरोध की जो वैल्यू क्वांटिटी वो क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा वायर जिसके अंदर प्रतिरोध बिल्कुल कम हो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। अब हमारा जो लॉ है वो है किसके ऊपर है? तापन नियम के ऊपर है। अब आपको पता है तापन का मतलब क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका लाइट इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो हमको लाइट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट। जैसे कि आपको पता है गीजर देखा, माइक्रो ओवन देखा, उसमें लाइट इंडिकेटर कम होती है। उसका मेन काम क्या है? उसका जो मेन काम है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करना। हीट क्या है? हीट एनर्जी के अंदर तो उसका मेन काम होता है। जैसे कि आपको होता है बल्ब है, तो बल्ब को भी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, लेकिन वो बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज किस में करता है? लाइट एनर्जी के अंदर। तो उसी प्रकार आपको जो आपका लॉ है थर्मल वाला, हीटिंग वाला है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि अपन देंगे कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो चेंज किस में करेगा? हीट एनर्जी के अंदर। तो ऐसे ऐसे हमको इसके अंदर लॉ पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक ऐसा वायर होगा, एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस की जो वैल्यूसिटी होती है वो बहुत ही क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। जब उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगी क्या होगा? आगे जाने दे पाएगा? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हाई है। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा को बहने से रोकना, है ना, टू स्टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को बहने से रोकना। अब जो धारा आ रही है उस वायर में जा रही है, अगर उस वायर का प्रतिरोध ज्यादा हुआ, अगर उस वायर का प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो जितनी करंट आई आ रही है क्या वो उसको आगे जाने देगा? नहीं, वो उसको वहीं पर रोक देगा। और जब करंट को वहीं पर रोका जाता है तो आपको होता है वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे क्या होगा? हीट होगा। क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा। इसी को कहते हैं ऊर्जा का तापन नियम या जूल का तापन नियम। तो चलो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। तो जूल का तापन नियम है, उसके अंदर फॉर्मूला आता है। अब आपको पता है उसका फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है कि जो हीट जनरेट हो रही है किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो आपकी हीट पैदा हो रही है वो किसके परपेंडिकुलर होती है? कि उसके अंदर जो धारा है, करंट है, वो कितनी प्रवाहित हो रही है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। मतलब उपकरण में उत्पन्न उष्मा उसमें प्रवाहित धारा आई जो होती है, आई के वर्ग के समानुपाती होती है। आई के वर्ग के समानुपाती होती है। इट मीन्स ये होगा h is perpendicular to I square, h is perpendicular to I square। ठीक है ना। आपको देखना है कि धारा जितनी उसके अंदर जाएगी उसी के स्क्वायर के अंदर उसके अंदर क्या हो? उत्पन्न होगी? हीट होगी। ठीक है ना। दूसरा है, मैंने अभी बताया कि जिस इंस्ट्रूमेंट का नाप ले रहे उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत ही हाई होना चाहिए। मतलब प्रतिरोध जितना अधिक होगा हीट उतनी क्या होगी? अधिक जनरेट होगी। ये आपको देखना है। तो उत्पन्न जो ऊष्मा है वो उसके प्रतिरोध, जिसको कहते हैं R, प्रतिरोध R के समानुपाती होती है। प्रतिरोध R के समानुपाती होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि H is perpendicular to R, H बड़ा वो प्रतिरोध के बड़ा क्या है? समानुपाती है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने ये बोला था कि आपको पता है
तो थर्ड नियम ने आपको ये बताता कि आपको पता है करंट उसमें जा रहा है बराबर, प्रतिरोध का मान अधिक है। अब आपको ये देखना है कि करंट तो उसमें जा रहा है, आई उसमें जा रहा है, लेकिन वो कितने टाइम देगा, जितने टाइम तक वो उसमें करंट का फ्लो होगा तो उसमें हीटिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। मतलब कुल मिला के ये बात हो रही है कि जो हीट जनरेट हो रही है वो उसके टाइम के भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उत्पन्न उष्मा का मान समय के समानुपात होता है, समय के समानुपात होता है। इट मीन्स h परपेंडिकुलर टू t, h परपेंडिकुलर टू t। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड दे देंगे। अब आपको पता है तीनों के तीनों जो इक्वेशन है वो h के परपेंडिकुलर है, तो h की वैल्यू एक नहीं आ जाएगी क्या। अब तीनों इक्वेशन को मैं अगर टोटल कर दूं तो आपको पता है क्या आएगी, h परपेंडिकुलर टू आई स्क्वायर आर टी, h परपेंडिकुलर टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो इसी के लॉ से भी आपको या इस फॉर्मूले के द्वारा भी आपकी रिप्रेजेंट हो रही है आपका जूल का तापन नियम। क्या बोला है कि धारा का जो स्क्वायर है, करंट का जो स्क्वायर है वो उसकी हीट के परपेंडिकुलर होता है, रेजिस्टेंस का जो परपेंडिकुलर है वो भी हीट के परपेंडिकुलर होता है, और टाइम है वो भी आपका परपेंडिकुलर होता है हीट के। इसी को कहते हैं जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम, ठीक है ना। अब आपको पता है इस नियम के ऊपर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर आपको जो एग्जांपल है, जैसे कि आपको पता है हीटर है, माइक्रो ओवन है, और जैसे कि थर्मस फ्लास्क है, जैसे कि आपके इस्त्री है। ये सभी के सभी इसी के प्रिंसिपल के ऊपर आपको वर्क करते, ध्यान रखना। क्योंकि आपको होता है चाहे हीटर हो कि चाहे माइक्रो ओवन हो, इस्त्री हो या थर्मस हो, इसके अंदर इनका आपको जो भी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको मिल रही है वो इसमें किस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसको बड़ा चेंज कर रहे हैं हीट एनर्जी के अंदर, न उसमें इसके दिनों के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की आपको लाइट नहीं जलती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।